हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और आपने जो भी स्कोर गेट किया कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज नाइदर रूटेड इन द स्टेट नॉर कंसंट्रेटेड इन क्लास, विच थिंकर एडवोकेटेड इट। हिंदी में, शक्ति ना तो राज्य में निहित है और ना ही वर्ग में केंद्रित है, इसका समर्थक कौन से विचारक ने किया। ए लियोटार्ड, बी माइकल फुकोल्ट, सी जैक्स डेरिडा, डी रॉबर्ट डहेल। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस स्टेटमेंट को किसने सपोर्ट किया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल फुकोल्ट ने ये बात कही है कि शक्ति ना तो राज्य में निहित है और ना ही वर्ग में केंद्रित है। तो फुकोल्ट कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पावर है वो ना स्टेट के पास है ना क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास के पास, कि हम मान लेते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास के पास सारी पावर है। ऐसा नहीं है। फुकोल्ट ने कहा कि जो पावर है वो समाज में बिखरी हुई है। जनरली हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि मोस्टली थिंकर या थियरीज ये कहती हैं कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, पर फुकोल्ट ने उसे क्रिटिसाइज किया और कहा कि जैसे कि शरीर में कोशिकाएं होती हैं वैसे ही शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता। जैसे हॉस्पिटल, जेल या यूनिवर्सिटीज से व्यक्ति में एक अनुशासन लाया जाता है, तो इसी तरह से शक्ति न केवल बिखरी होती है बल्कि ये उत्पादक का भी काम करती है, प्रोड्यूसर का भी काम करती है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि माइकल फुकोल्ट मानते थे कि पावर कंसंट्रेटेड नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, द सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पर्सन इज गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। व्यक्ति के चयन और स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कहाँ पर आपको बताना है? ए सोशलिज्म में, बी लिबरलिज्म में, सी पोस्ट मॉडर्निज्म में या डी कम्युनलिज्म में। समाजवाद, उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद और समुदायवाद, चारों ही थियरीज अप्रोचेस आपके सिलेबस में हैं, तो आपने इन्हें पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं और इस पर मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। अब बताइए कि इसका सही आंसर ए, बी, सी, डी में से क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उदारवाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन और इंडिपेंडेंस ऑफ द पर्सन को देता है। यही सेम थॉट मल्टीकल्चरलिज्म में भी पाया जाता है। वो भी तो यही बात करता है कि व्यक्ति के चयन और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाए, पर एक डिफरेंस है उदारवाद में और बहुसंस्कृतिवाद में। उदारवाद जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को दो तरह से देखता है कि एक बुरे अधिकार होते हैं और एक अच्छे अधिकार होते हैं। बुरे अधिकार वो हैं जिसमें एक व्यक्तिगत अधिकारों पर पाबंदी लगाई जाती है, जैसे कि चर्च का जो एक संगठन है वो कहता है कि जो एवरी मेंबर है वो चर्च जरूर आए, तो ये एक तरह की पाबंदी लगाई जा रही है उनके ऊपर, तो ये इसे उदारवाद बुरे अधिकार के तौर पर मानता है। और अच्छे अधिकार में किसको रखता है? लिबरलिज्म, जो इंडिविजुअल को डिसीजन लेने का अधिकार देते हों, वो अच्छे राइट्स हैं लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। उनके अधिकार वो हों जो उनको इंडिविजुअल्स राइट्स में हेल्प करें। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, Who is critical of the association between equal civil rights and national integration? समान नागरिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बीच के जुड़ाव के आलोचक कौन हैं? ए मल्टीकल्चरलिज्म, बी नियोलिबरलिज्म,
सी कम्युनिज्म, डी लिबरलिज्म। अब यहाँ पर आपसे आलोचक पूछ रहा है, सपोर्टर नहीं पूछ रहा है कि किसने इसे एडवोकेट किया। एडवोकेट की बात नहीं है, यहाँ क्रिटिसाइजमेंट की बात है। अब आप बताइए कि किसने क्रिटिसाइज किया है, कि सिविल राइट्स और नेशनल इंटीग्रेशन दोनों को। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, जैसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा एग्जाम के लिए। और अगर जिसको नहीं आता उसे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चंस जरूर लगाया करिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मल्टीकल्चरलिज्म समान नागरिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बीच के जुड़ाव को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि जहां पर लिबरलिज्म की बात आएगी तो लिबरलिज्म ने सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए हैं, पर माइनॉरिटी ग्रुप्स को इम्पोर्टेंट नहीं दी है। मल्टीकल्चरलिज्म ने तो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए सारी बात कही है, पर लिबरलिज्म ने कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस कहीं भी अपनी थियरी, अपने अप्रोचेस में नहीं दी है। और देखिए, क्योंकि ये कास्ट माइनॉरिटी के लोग हैं, ये लोग अगर ज़्यादा पहचान ना होने के कारण खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये लिबरलिज्म का थॉट था, तो इसलिए लिबरलिज्म ने माइनॉरिटी ग्रुप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है। और जबकि आप देखेंगे मल्टीकल्चरलिज्म तो इनकी पूरी की पूरी जो इनके थॉट्स हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर ही सेंटर्ड हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर चार्ल्स टेलर्स बुक हेगल एंड मॉडर्न सोसाइटी वॉज पब्लिश्ड। यहाँ पर हीगल होगा, ए नहीं होगा। चार्ल्स टेलर की किताब हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1976 में, 1979 में, 1970 में या 1973 में? ये इंपॉर्टेंट बुक है। अब बताइए कि ये पब्लिश कब हुई थी। अब यहाँ आपसे ऑथर तो पूछ नहीं रहा, ऑथर का तो नाम ऑलरेडी मेंशन है, तो अगर आपको ये बुक पहली बार आपने इसका नाम सुना होगा तो आपको ऑथर का नाम तो यहाँ पता चल गया कि चार्ल्स टेलर की ही बुक है हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी। पर यहाँ पर आपसे पब्लिशिंग ईयर पूछ रहा है कि क्या होगा इसका पब्लिशिंग ईयर इस बुक का। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1979 में हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी चार्ल्स टेलर की बुक है, ये पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल स्टेट। तटस्थ राज्य की संकल्पना को किसने अस्वीकृत कर दिया? ए मार्क्सिज्म, बी फेमिनिज्म, सी सोशलिज्म, डी लिबरलिज्म। मार्क्सवाद, नारीवाद, समाजवाद, उदारवाद। अब बताइए, न्यूट्रल स्टेट की मीनिंग आपको पता होगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं कि न्यूट्रल स्टेट के कंसेप्ट को किसने नहीं माना था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मार्क्सवाद ने तटस्थ राज्य की संकल्पना को नहीं माना था। मार्क्सवाद का ये भी मानना नहीं था कि जो राज्य है वो निष्पक्ष होता है या फिर वेलफेयर का काम करता है, क्योंकि जब अगर स्टेट है और वहाँ पे कैपिटलिस्ट के हाथों में वहाँ का सारा कुछ फैसले लिए जा रहे हैं स्टेट में, तब हम कैसे मान लें कि वहाँ का स्टेट न्यूट्रल है? वहाँ पर सारे डिसीजंस कैपिटलिस्ट क्लास ले रहा है और कैपिटलिस्ट के ही हित का सारा काम वहाँ की सरकार कर रही है, तो इस तरह तो फिर स्टेट न्यूट्रल हुआ ही नहीं। ये मार्क्सवाद के थॉट्स थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड गिविंग राइट्स टू मैमल एनिमल्स। किसने स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत की है? ए पीटर सिंगर, बी टॉम रीगन, सी आर्नेनिस, डी सुमेका। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से क्या पीटर सिंगर ने कहा, या टॉम रीगन ने, या आर्नेनिस ने, या फिर सुमेकर ने? देखिए, इसका सही आंसर है
टॉम रीगन। टॉम रीगन हैं कौन? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर तो इन्होंने क्या कहा, किसको अधिकार देने की बात की, ये नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले टॉम रीगन है कौन? टॉम रीगन एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो एनिमल राइट्स थ्योरी में ही है। इन्होंने अपनी बुक द केयर फॉर एनिमल राइट जो 1983 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत की थी। किस बुक में था? टॉम रीगन ने किस बुक में कहा था? द केस फॉर एनिमल राइट। 1983 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी और उसी में इन्होंने इस बात को एडवोकेट किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू विच विमेन आर स्टिल इन नेचुरल स्टेट। किसके अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं? ए कैरोल पेटमैन, बी कैरोल गिलिगन, सी कैस्ट्रोफ्रिडो, डी कैस्ट्रिस जोसेफ। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कैरोल पेटमैन ने ही ये बात कही है कि विमेन्स आर स्टिल इन नेचुरल स्टेट। किस लिए इन्होंने ये बात कही? क्योंकि अगर हम पब्लिक लाइफ में देखें, इन्होंने कहा कि पब्लिक लाइफ में जो फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स मिले हुए हैं वो तो सिर्फ मेल को मिले हुए हैं, विमेन्स के लिए तो कोई राइट ही नहीं है। और फेमिनिस्ट का एक थॉट इसी से रिलेटेड था कि जो हमने डिवीज़न किया हुआ है सार्वजनिक जीवन में और निजी जीवन में, ये दोनों ही कृत्रिम विभाजन है। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है कैरोल पेटमैन की, जिसका नाम है द डिसऑर्डर ऑफ वुमेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, Who opposed the dictatorship and one party rule of the proletariat? किसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व एवं एक दलीय शासन का विरोध किया? पाल्मिरो टोगलियाटी, जोसेफ सैंकी, ग्राहम वॉलस या बी डी हैबरमास। आप बताइए कि इसका सही आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पाल्मिरो टोगलियाटी ने सर्वहारा वर्ग के एक दलीय शासन की जो बात थी और अधिनायकत्व का जो बात था, उससे इन्होंने इसका विरोध किया है। उसका ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की बात की थी, उसका विचार इन्होंने ही दिया था प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी का। एक तरह से इन्होंने प्लुरलिस्ट सोसाइटी को एक्सेप्ट भी किया है, बहुलवादी समाज को स्वीकार भी किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ आधार एंड इकोनॉमी नेम्ड ऑपरेशन डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आधार और अर्थव्यवस्था नामक संचालन राज्य सरकार के स्वरूप का निर्धारण करती हैं कि समर्थक कौन हैं। यहाँ पे एज इट इज आधार नहीं होगा, एक तरह से आप यहाँ पर बेस ले सकते हैं। बताइए कि अब ये थॉट किसके हैं, इसका सपोर्ट किसने किया है? मार्क्सिस्ट, फेमिनिज्म, सोशलिस्ट या फिर ओलिगार्की। इसका सही आंसर क्या होगा? आधार एवं अर्थव्यवस्था नामक संचालन राज्य सरकार के स्वरूप का निर्धारण करती है। वहाँ का जो बेस है, जो वहाँ की इकोनॉमी है, उससे ही स्टेट गवर्नमेंट का नेचर डिसाइड किया जा सकता है। ये किसकी विचारधारा है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्सिस्ट। मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग ये बात की गई है, इन्होंने ही ये बात कही है। क्यों? इसलिए तो कैपिटलिस्ट पीपल जो हैं वो प्रोडक्शंस के हर साधन को नियंत्रण करते हैं और जो राज्य है गवर्नमेंट पर, राज्य पर ऑटोमेटिक कंट्रोल कैपिटलिस्ट क्लास का ही हो जाता है। मार्क्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि स्टेट इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, और स्टेट टूल को ही यूज़ करके
कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट करता है वर्कर्स क्लास को। और मार्क्स के बारे में या मार्क्सिज्म के बारे में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी रिलेटेड बात अगर कहीं क्वेश्चन में है तो थोड़ा सा आपके लिए हिंट हो जाता है कि मार्क्स ही इसका सही आंसर होगा या मार्क्सवाद सही आंसर होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर हम मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मार्क्स के अधिकतर विचार इसी से ही रिलेटेड मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द स्टेट एज अ पुलिस एंड मिलिट्री सिस्टम। किसने राज्य को बेस और सैन्य व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? मार्क्स ने, ग्रामसी ने, या हर्बर्ट मार्क्यूज ने, या फिर मिलीबैंड ने? आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ पर कहीं अर्थव्यवस्था की बात तो की नहीं गई थी, फिर भी इसका सही आंसर मार्क्स होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमी देखा और मार्क्स लगा दिया, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मार्क्स होगा। मार्क्स ने ही राज्य को पुलिस और सैन्य व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। इसकी मीनिंग क्या है? मार्क्स कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक दमनकारी संस्था है और राज्य ऐसे आइडियाज़ डेवलप करता है या वैल्यूज़ डेवलप करता है जिससे कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको अस्थायी बनाया जा सके, सिर्फ उन्हीं के सपोर्ट में, और उनके लिए ये पुलिस सैन्य व्यवस्था का भी इस्तेमाल करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द स्लोगन ऑफ सतत क्रांति। सतत क्रांति का नारा किसने दिया है? ए मार्क्स, बी माओ जेडोंग, सी एंजल्स, डी हना आर्डेंट। सतत क्रांति का स्लोगन किसने दिया है आपको यहाँ पर ये बताना है। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? रेवोल्यूशन की बात की गई है, पर एक लगातार रेवोल्यूशन की बात है। मार्क्स या जेडोंग या एंजल या हना आर्डेंट, चारों के बारे में ही आपने पढ़ा होगा और आपके सिलेबस में भी हैं। अगर हम वेस्टर्न थॉट देखें तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। माओ जेडोंग ने सतत क्रांति का नारा दिया है। माओ ने क्या कहा था? माओ ने कहा कि जो साम्यवादी क्रांति का अर्थ केवल उत्पादन के साधनों पर ही राज्य का नियंत्रण करना नहीं, बल्कि लोगों के थॉट्स भी चेंज हो सके हैं। साम्यवादी क्रांति से ऐसा नहीं है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर स्टेट कंट्रोल कर ले और बस, ऐसा नहीं है। लोगों के विचार में भी परिवर्तन लाया जा सके, इस क्रांति का एम होना चाहिए। और समाज में लगातार विरोध की भावना बनी रहती है, कोई किसी चीज़ से असंतुष्ट रहता है, कोई किसी चीज़ से असंतुष्ट रहता है। उसी को लेकर के ही माओ जेडोंग ने कहा है कि विरोध के समाधान के लिए सतत क्रांति की जरूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट एट प्रेजेंट द कैपिटलिस्ट क्लास इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स। किसने माना कि वर्तमान में पूंजीपति वर्ग भी अनेक समूहों में विभाजित है? ए जूलियस मार्टो, बी मिलीबैंड, सी स्टीवन लुकास, डी मार्क्स। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी इनकी ज़्यादा है, इसलिए आप डेली क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको स्ट्रैटेजी जाननी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है तो उसके लिए मैंने ग्रेडअप पर अपना इंटरव्यू दिया हुआ है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर ज़रूर देखिए। और एग्ज़ाम के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी आपको अभी लॉकडाउन में फॉलो करनी चाहिए और लॉकडाउन ओवर होने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आप वहां जाकर के उस वीडियो में देख सकते हैं। और मैं होप करती हूँ कि वो वीडियो आपकी हेल्प करे। मैं यहाँ पर भी आपको स्ट्रैटेजी लगातार बताती रहती हूँ कि आपको कैसे यूनिट वाइज पढ़ना है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी जहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए आप ग्रेडअप पर जाकर के मेरी स्ट्रैटेजी ज़रूर देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर क्या होगा।
देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मिलीबैंड ने कहा कि जो प्रेजेंट में कैपिटलिस्ट क्लास है वो सेवरल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इसकी मीनिंग क्या है कि स्टेट के अलावा ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया, इनके थ्रू भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को संरक्षण दिया जाता है। जो सिविल सर्विसेज में लोग कार्य कर रहे हैं वो सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा तो कैपिटलिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए कि अच्छा क्यों ब्यूरोक्रेसी क्यों हेल्प करती है कैपिटलिस्ट क्लास की? क्योंकि इन दोनों का सोशल बैकग्राउंड सेम है, एजुकेशन भी लगभग एक तरह की होती है। इन सब कारणों की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी क्लास है या जो मीडिया है वो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को संरक्षण देती है, बिल्कुल राज्य की तरह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु सपोर्टेड दी वेलफेयर स्टेट? कल्याणकारी राज्य का समर्थन किसने किया? ए एफ ए हेक, बी अमर्त्य सेन, सी डार्किन, जी कैनेडी। डी है कैनेडी। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपके लिए बहुत आसान है। आप कुछ सेकंड में ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्योंकि इस पर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस के पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियो देखे होंगे तो आपको इसका आंसर 100% आ जाएगा। बताइए कि कल्याणकारी राज्य का समर्थन इनमें से किसने किया था? हेक ने, या फिर अमर्त्य सेन जी ने, या डार्किन ने, या फिर कैनेडी ने? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अमर्त्य सेन कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और कहा कि जो स्टेट है इसका वर्क है कि लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना, उनका विकास करना, ये स्टेट का एम होता है। जबकि जो एफ ए हेक थे इन्होंने वेलफेयर स्टेट का विरोध किया था। इनके वेलफेयर स्टेट पर क्या विचार थे? एफ ए हेक का विचार था स्टेट के बारे में कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है ह्यूमन लाइफ पर। इंडिविजुअल्स की फ्रीडम लिमिटेड हो जाती है और उस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी ख़राब होने लगती है क्योंकि जब इंडिविजुअल ही कंट्रोल में है तो इकोनॉमी तो ख़राब होगी। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इंटरफेयर है। तो एफ ए हेक ने तो कल्याणकारी राज्य का विरोध किया था पर समर्थन अमर्त्य सेन जी ने किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, एडम स्मिथ्स बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज कंपोज्ड? एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई कब की गई? ए 1880, बी 1776, डी 1774 और डी है 1770। 1880, 1776, 1774, 1770। अब इस बुक का नाम तो आपने बहुत सुन रखा है और अगर इसका ऑथर पूछा था तो आप शायद 2-3 सेकेंड में आंसर कर देंगे। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, सबके जबान पर होती है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे भी नहीं जाएंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन का ऑथर कौन है, क्योंकि ये तो आपको आता है, पर आपसे यहाँ पर रचना पूछी जा रही है इसकी। आप पब्लिशिंग इसका समझ सकते हैं एक बुक की। जब वो बुक पब्लिश होती है तभी वो ऑफिशियल आती है। इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? देखिए एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुई है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे और इनकी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसे हम एक ऑफन कहते हैं बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म के तौर पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी? उदारवादी विचारधारा के जनक कौन हैं? ए हॉब्स, बी लॉके, सी रूसो, डी लास्की। ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आसान है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो या इजी हो, हमें उसको लगाना ही चाहिए। जनरली हमें लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, ऐसा नहीं है। ये थॉट आपको नहीं रखने चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप कुछ नया सीखेंगे। और अगर आपको आता है तो आपका एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन सारे लगाया करिए। कंटिन्यू अगर कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा।
इसलिए क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फादर ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी लॉक को जाना जाता है। ये उदारवादी विचारधारा के जनक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पूर्ण सत्तावादी राज्य का खंडन किया और लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। जॉन लॉक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सपोर्टर थे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बात की है। मीडिया की, जुडिशरी की फ्रीडम होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार की बात भी लॉक ने की है। तो इनके जो थॉट्स थे, यहीं से ही एक लिबरल आइडियोलॉजी का जन्म हुआ था। इसी वजह से जॉन लॉक को उदारवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ऑथर है और बुक्स दी हुई है। एज ऑलवेज ऑथर और बुक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले अगर आपने जो मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक जो आपके सिलेबस में हैं और एग्ज़ाम में वो बुक पूछी जा चुकी हैं और जा भी सकती हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर्स की बुक सारी हैं, एक वीडियो में ही है। एक इंडियन थिंकर की है और एक वेस्टर्न थिंकर की है। आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आप इसका आंसर करिए। कार्ल पॉपर, हेनरी सिडविक, एंथनी डॉन्स, कैटलिन। बुक है द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म है, एन इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप सारे ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर लगाइए कि क्या होगा सही आंसर। कार्ल पॉपर की इन चारों में से कौन सी बुक है बताइए। कार्ल पॉपर की तो बुक एग्जाम में बहुत आती हैं। देखिए सबसे पहले हम कार्ल पॉपर को देखते हैं। इनकी बुक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। कब पब्लिश हुई थी? 1957 में। उसके बाद है हेनरी सिडविक। इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। ये कब पब्लिश हुई? 1891 में। और सी है एंथनी डॉन्स। इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है एन इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। 1957 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। डी है कैटलिन, जॉर्ज कैटलिन। एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, तो क्लियर दिख रहा है कि इनकी बुक है सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स, जिसका पूरा नाम है एलिमेंटा पॉलिटिका सोशियोलॉजिका। कब पब्लिश हुई है? 1962 में। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पर ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एजे पेंटी आर सपोर्टर ऑफ गिल्ड सोशलिज्म। आपसे यहाँ पर ये कह रहा है ये कि एजे पेंटी गिल्ड समाजवाद के समर्थक हैं। सेकंड है, गिल्ड समाजवाद के अनुसार राज्य समुदायों का एक समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं। गिल्ड सोशलिज्म आपके सिलेबस में है और इस पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, तो इसलिए आपको गिल्ड सोशलिज्म अगर आपने पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या केवल सेकेंड सही है या फिर दोनों सही हैं या फिर एक भी सही नहीं है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आपको अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि कोई इंग्लिश मीडियम है फिर भी कभी कभार होता है कि हमें एक शब्द का मतलब नहीं आ रहा है, तो आप उसे कभी भी एग्जाम में भी आपको ये फैसिलिटी है कि आप उसे ट्रांसलेट कर लें, तुरंत हिंदी में करके एक बार समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन लिखा है और हिंदी में कोई वर्ड बहुत कठिनाई आ रही है आपको उस वर्ड को समझने में, तो हो सकता है कि वो वर्ड इंग्लिश में काफ़ी आसान हो, तो आप उसे तुरंत हिंदी से इंग्लिश में कर लीजिए। इसलिए दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ ही नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
तो जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल आंसर सही है। एजे पेंटी गिल्ड सोशलिज्म के सपोर्टर हैं। ये गिल्ड सोशलिज्म कहाँ की विचारधारा है? ये इंग्लैंड की विचारधारा है, गिल्ड समाजवाद। अच्छा, ये है क्या गिल्ड समाजवाद? ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। गिल्ड समाजवाद मानता था कि जो स्टेट है इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था पर गिल्ड समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ये गिल्ड सोशलिज्म कहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसकी कि एजे पेंटी सपोर्टर हैं गिल्ड सोशलिज्म के, और दूसरा भी सही है कि गिल्ड समाजवाद कहता है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मेन अगर आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे गिल्ड समाजवाद का तो वहाँ पर आपको नाम मिलेगा GDH कोल का। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच एक्टिव इकोनॉमी ऑफ द स्टेट कैन सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द रिसेशन। किसके अनुसार राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है? ए जॉन मेनार्ड कीन्स, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी गेलब्रेथ, डी रूजवेल्ट। अब बताइए, जॉन कीन्स हैं या फिर मार्शल जी हैं या गेलब्रेथ हैं या फिर रूजवेल्ट, किनके अकॉर्डिंग कि अगर स्टेट एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर राज्य की इकोनॉमी है वो मंदी से बच जाएगी। किसका स्टेटमेंट है ये? देखिए, एग्ज़ाम में जनरली अगर आपको कुछ क्वेश्चंस एकदम फिक्स कर लेने हैं कि हाँ मुझे 100 में से अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन, इनफैक्ट 5 से 6 तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत आसानी है। तो लगभग 20 क्वेश्चन आप समझ लीजिए जो स्टेटमेंट पर ही आते हैं, चाहे स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए। बहुत सारे थिंकर हैं, उनकी स्टेट के बारे में क्या विचार थे, तो और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, ऑथर और बुक्स हैं, पब्लिशिंग ईयर बुक का है, ईयर वाइज लगाना है। तो ये सारे क्वेश्चन सबको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं तो वो तो आएंगे ही, पर आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। और वो सॉल्व तभी होंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन लगाएंगे, ऑथर बुक को सॉल्व करेंगे, उसका पब्लिशिंग ईयर। जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप वहाँ पर भी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कभी कभार हमें लगता है कि अरे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हमने उसको पढ़ा नहीं है। अब जो हमने जिसको पढ़ा नहीं वो हमारे लिए टफ हो गया, बस इतनी सी बात होती है। तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाइए एग्ज़ाम से पहले, तभी आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो पाएगी। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट किसकी है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मेनार्ड कीन्स की ये स्टेटमेंट है। और कहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? ये स्टेटमेंट इनकी बुक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी, और उसी बुक में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और अपना स्कोर जितने भी मार्क्स आपने गेट किए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए, ज़रूर से ज़रूर करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जा चुके हैं हर यूनिट से। मैक्सिमम यूनिट मैं कह सकती हूँ कि क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपकी प्लेलिस्ट में।
चैनल के। तो इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, जो यूनिट आपको लगाने में दिक्कत आती है आप उसके भी क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए। जैसे हमें कभी कभी होता है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, आप उसे भी लगाइए, उसके भी क्वेश्चंस लगाइए। और कभी कभी यार हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ऐसे ले लेते हैं कि यार ये तो हम पढ़े ही रहते हैं, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी यूनिट, मैं कहती हूँ मैक्सिमम 10 यूनिट है, तो उसमें से आप 8 यूनिट अपनी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, भले ही 2 यूनिट आपको छोड़नी पड़े, पर अगर जिन 8 यूनिट को आप पढ़ रहे हैं उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो पाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।